Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम के साथ साथ और उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि आज का कौन सा स्पेशल डे है। तो आज है वर्ल्ड जैगुआर डे। बहुत ही खतरनाक जानवर होता है ये, देख के लग रहा है बहुत गुस्से में, जल्दी से निकल लेना चाहिए हमें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रगमा ट्राइब ये न्यूज़ में देखने को मिलती है, हमें बताना है ये लोकेटेड कहाँ पे है। मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, कर्नाटका के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर, ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है नागालैंड के अंदर। ये सब में और जान लेते हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनको एक लेटर भेजा है। उसके अंदर इन्होंने डिमांड की है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, लेकिन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपग्रेड करने की बात की है। कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल को KAAC से बुलाया जाता था, उसको बनाया जाने की बात है टेरिटोरियल काउंसिल के रूप में, जिसे नाम दिया जाएगा कार्बी आंगलों ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, जिसे KAATC बुलाया जाएगा। और रगमा ट्राइब नागालैंड और असम दोनों स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसकी रिगार्डिंग, ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग। सभी ट्री, हमारी पहली स्टेटमेंट है, सभी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है। ट्रीज जैसे कि पीपल, शीशम है, ये टॉलरेंट होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, मतलब कि इनका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। और ऐसा कोई भी ट्री जिसकी जिसको टैप रूट सिस्टम के द्वारा उगाया गया, उसे ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है बिना किसी एफर्ट के, बहुत ही कम एफर्ट लगेंगे इसके अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इन्होंने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। या पिक्चर्स भी देख सकते हैं, कुछ ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है इनमें। सभी ट्रीज़ हैं वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं होते हैं, सभी का नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि पीपल है, फिशर्स है, सीमल है, शीशम है, ये टॉलरेंट होते हैं, मतलब कि इनका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। और कुछ ट्रीज़ हैं जैसे कि डाक है, प्लाश है, अर्जुन है, शहतूत है और झिलमिल है, ये नहीं किया जा सकती ट्रांसप्लांट इनका। और कोई भी ट्री जो कि टैप रूट सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, उसको ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में चली जाती है ज़मीन के अंदर। इस वजह से उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे डैमेजेस देखने को मिलते हैं हमें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। हम ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड के अंदर जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में। हमारे ऑप्शन है जापान, एल सल्वाडोर, सूडान, कोलंबिया। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये है एल सल्वाडोर। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एल सल्वाडोर है वो पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में। और ये प्रपोजल दिया गया था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है नायाब बुकेले, इनका प्रपोजल था कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जा सके एक लीगल टेंडर के रूप में। और इसका यूज़ है वो बिटकॉइन का यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि बिटकॉइन की पोटेंशियल है कि वो हेल्प करेगी जो सल्वाडोरेंस हैं जो बाहर रहते हैं कंट्री के से, उनको, ताकि वो आसानी से रेमिटेंस भेज सकें अपने होम के अंदर। फिर एल सल्वाडोर की खुद की कोई करेंसी नहीं है, ये US की जो डॉलर है उसे ही कंटिन्यू करते हैं एक लीगल टेंडर के रूप में। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, इसे ये इस तरह एक तरफ से पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, फिर ये ग्वाटेमाला और होंडुरस, इन दोनों से भी घिरा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारी कंट्री इंडिया है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये लोकेटेड है एल सल्वाडोर। तो बढ़ते हैं आगे। हमें हमेशा अपनी कंट्री से कंपेयर करके देख लेना चाहिए, इससे हमारा जो माइंड सेट है वो रेडी हो जाता है ये जानने के लिए, और हम फिक्स भी कर पाते हैं हमारे माइंड में कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। और इसकी अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो हम डेली ही डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही है जो हम डेली डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ये आपको हेल्प करेगा
मैप प्रैक्टिस के अंदर, और अपने आंसर्स के अंदर आप ज़रूर इंक्लूड किया कीजिए मैप को, अगर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके अंदर। बाकी फालतू में कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बेका बुलाया गया है, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये किसके बीच में, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में साइन किया गया है? रशिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये अमेरिका और इंडिया के बीच में साइन किया गया है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने दोनों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये साइन किया है। ये एग्रीमेंट है, ये हेल्प फैसिलिटेट करेगा हमें कि हम एक्सचेंज कर पाएंगे हमारी इन्फॉर्मेशन गैस हॉस्पिटल से रिलेटेड, और उसे यूज़ कर पाएंगे मिलिट्री और सिविल यूज़ के लिए। फिर बेका है, ये अलाउ करता है इंडिया को कि वो यूएस की जो एक्सपर्टीज़ हैं गैस हॉस्पिटल इंटेलिजेंस के अंदर, उसे यूज़ कर सके ताकि इन्हेंस किया जा सके मिलिट्री की एक्यूरेसी। जो ऑटोमेटेड हार्वर्ड सिस्टम है या फिर हमारे जो वेपन्स हैं जैसे कि क्रूज़ है, बैलिस्टिक मिसाइल है और ड्रोन्स हैं, उनको इन्हेंस किया जा सके, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में? जो ईचो लोकेशन होती है उसके रिस्पेक्ट में। ईचो लोकेशन यूज़ की जाती है एनिमल्स के द्वारा, जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, बैट हैं, ताकि वो नेविगेट कर पाएँ अपने आसपास की सराउंडिंग के अंदर। फिर क्या है, ये हेल्प करेगी ब्लाइंड पीपल को, ये ब्लाइंड पीपल को भी हेल्प कर सकती है लोकेट करने में जो ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ होता है उससे रिलेटेड, ताकि किसके थ्रू आवाज़ें निकालेगी, इसके कैसे, साउंड्स की हेल्प, माउथ और हैंड की हेल्प से। फिर क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। इस मेथड को यूज़ करके एनिमल्स हैं वो आवाज़ निकालते हैं, और वो आवाज़ किसी ऑब्जेक्ट से, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है या फिर रखा हुआ है, उससे टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आगे हम पिक्चर भी देखेंगे इससे रिलेटेड, उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर देख लेते हैं, ये हेल्प करेगी, ये यूज़ की जा सकती है ब्लाइंड पीपल के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकें और इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और इंडिपेंडेंटली और वेलबींग के साथ में बिता सकें। फिर जो क्लिक बेस्ड एक ईचो लोकेशन ट्रेनिंग है, ये प्रमोट की गई है और यूज़ की जाती है किसके लिए? जो अर्ली स्टेज पे हैं, जो मतलब जिनकी आँखें जाने वाली हों, जिनकी आँखें जा सकती हैं, इसे इक्विप किया जाता है। अगर उनकी आंखें ख़राब नहीं हुई हैं, अभी भी अच्छे से काम कर रही हैं, उनका विज़न अच्छा है, तब भी ये यूज़ किया जा सकता है ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोनार है, जो येलो लाइट है ये, और जो वापस आ रही है वो साउंड वेव्स हैं रेड लाइट की। सोनार मतलब जो ये साउंड वेव निकालते हैं, जो सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, उसे साउंड वेव बुला देते हैं। सो आप देख सकते हैं, बैट हैं, डॉल्फिन है, वेल्स हैं, वो भी इनका यूज़ करती हैं। आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव दर्पण, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी, जो गवर्नेंस की है, जो इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी और गवर्नेंस जो स्कूल एजुकेशन का है उसके लिए है, या फिर ये एक्सपेंड करने का है, या फिर इसके अंदर एक्सपेंड किया जाएगा इम्यूनाइजेशन पूरी कंट्री के अंदर, या फिर इसके अंदर जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है और रिस्पॉन्स है, जो हेल्थ इमरजेंसीज़ हैं उसके अंदर, या फिर ये एक प्लेटफॉर्म है, या फिर ये एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, NGOs के लिए, या फिर ये प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, जैसे कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो कि एक साथ काम करेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये इसी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। NGO दर्पण इसे नाम दिया गया है, ये नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। NGO दर्पण ये प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करवाएगा ये स्पेस प्रोवाइड करवाएगा इंटरफेरेंस करने के लिए किस के बीच में? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हम NGOs बुलाते हैं, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हम VOs बुलाते हैं कंट्री के अंदर। और इसके अंदर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो भी इनके साथ में काम करेंगी। ये स्टार्ट किया गया है इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, और इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा हेल्दी पार्टनरशिप किसके बीच में? NGOs और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन तीनों के बीच में। और अब इसको
ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के द्वारा ऑफर किया गया है। नीति इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा मेंटेन किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी भी किसके रिगार्डिंग, एनजीओ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसीव किया है पेटेंट किससे रिलेटेड, जो ब्लैक पेपर है माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉइलर्स फॉर्मेशन के अंदर। हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे ICAR बुलाते हैं इन शॉर्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम FCI बुलाते हैं, इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जिसे हम IFAD बुलाते हैं। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम FAO बुलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा A। देख लेते हैं इसके बारे में। ICAR और IISR इन्होंने डेवलप किया है क्रॉप के स्पेसिफाइड डिज़ाइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉइलर को काफ़ी सारे स्पाइसेस के लिए, जैसे कि ब्लैक पेपर है, जिंजर है, टर्मरिक है, कार्डमम है, ताकि ओवरकम किया जा सके, मतलब कि इनके अंदर जो जिनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, उसे कम किया जा सके, ठीक किया जा सके, किसके थ्रू, ताकि हम मीट कर पाएँ साइकोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल रिक्वायरमेंट्स जो स्पाइस क्रॉप की होती है उसके लिए। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है ब्लैक पेपर के लिए, ये डिज़ाइन किया गया है फुलफ़िल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं ब्लैक पेपर क्रॉप की, ताकि मेंटेन किया जा सके ऑप्टिमम रेशो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। उसके सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन, उनके पत्तों के अंदर, जो कि ब्लैक पेपर है उसके पत्तों के अंदर। और इसके अंदर जो क्रॉप स्पेसिफाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि रेकमेंड किया गया है ब्लैक पेपर के लिए एक फॉइलर स्प्रे के रूप में, मतलब कि इसके ऊपर फॉइलर की स्प्रे की जाएगी किसके टाइम पे, जब इसके अंदर इनिशिएशन का स्पाइक हो और साथ में क्या देखने को मिले, मॉनसून आने वाला हो या फिर मॉनसून की शुरुआत और एंड के बीच के टाइम के अंदर स्प्रे करना होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके रिगार्डिंग। इसके अंदर हमारी पहली स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जिसे हम JNU बुलाते हैं, इसने एंटर किया है, ये मतलब हमारी जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने भी एंट्री कर ली है, ये पहली बार हुआ है। फिर क्या है, कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है दुनिया के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU इसने टॉप 1000 में अपनी जगह बनाई है, ये पहली बार हुआ है। और इसे न्यू अपग्रेड, और इसके अंदर न्यू जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके रिलेटेड है, ताकि एलिजिबल बनाया जा सके, इसकी वजह से इसे एलिजिबल बनाया गया है। कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसने 100 के अंदर, टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है। हाँ, हालांकि ऐसा है कि लास्ट 21 ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 22 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो टॉप 1000 के अंदर आए हैं। हम इस बार की रैंकिंग के अंदर देख लेते हैं, 172 पे रैंकिंग पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे। फिर है 185 रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर अगला क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट है 193 रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे IIT दिल्ली बुलाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, इसके अंदर क्या है, एनीमिया से रिलेटेड है। ये एनीमिया है वो कम देखने को मिला है रूरल एरिया के अंदर, और जो गरीब बच्चे हैं, पुअर चिल्ड्रंस हैं, उनके अंदर, जबकि हाई देखने को मिला है किसके अंदर, अर्बन और रिच चिल्ड्रंस के अंदर। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है CNNS, ये कंडक्ट किया गया था 2016-18 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है ये बताना है हमें, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा B, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इन्होंने स्टेटमेंट पलट दी है। इस क्वेश्चन के अंदर
इस स्टेटमेंट को पलट दिया गया है। और आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल व्यक्ति का हाथ है और ये एक एनेमिक व्यक्ति का हाथ है। दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हैं, स्किन कलर से पता चल जाता है ये एनेमिक है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, एक जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है किसके अंदर, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। इसके अंदर पाया गया है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एनालाइज किया है डाटा आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे किसके द्वारा, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे CNNS बुलाते हैं, 2016-18 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फिर क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, अगर इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसे NIN बुलाते हैं, उन्होंने इसके साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है एनीमिया से रिलेटेड। एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी पाई जाती है या फिर रेड ब्लड सेल्स की या फिर खून की कमी पाई जाती है, सिंपल बात ये है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिली है रूरल और पुअर चिल्ड्रंस के अंदर, जबकि आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिली है अर्बन और रिच के अंदर, कंट्री के अंदर। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये एनेमिक हैंड है और ये नॉर्मल हैंड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं और इसके अंदर बहुत ही कमी देखी गई है। इसके अंदर इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये इसके अंदर फटिग देखने को मिलती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है और साथ साथ डिगनेस और लाइट हेडेक हो जाता है, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलती है, सिर में दर्द हो जाता है। फिर क्या है, वीकनेस भी देखने को मिलती है और जो हम सांस लेते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। फिर हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और जो हमारी पेल है वो उसकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके। फिर अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, एशियन सी के साथ में, सी ऑफ मरमरा के साथ में या फिर कैस्पियन सी के साथ में। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ये सी ऑफ मरमरा से रिलेटेड है, इसको कनेक्ट करती है। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है वो कनेक्ट करती है मारमरा सी को ब्लैक सी के साथ में, और जो स्टेट ऑफ डार्डनल्स हैं वो कनेक्ट करती है मारमरा सी को एजियन सी के साथ में। यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं, ये ब्लैक सी है, ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मारमरा को सी ऑफ ब्लैक के साथ में, ब्लैक सी के साथ में। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ये क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ग्राउंड नट्स का, मूंगफली का, जो हम सर्दियों में और जो मकर संक्रांति के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, चाव से खाते हैं उसको। उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताना है हमें, कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, केरला के अंदर, पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर या फिर गुजरात के अंदर। ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊँगी, ये आपको कल बताऊँगी। थैंक यू फॉर so this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।